नमस्कार, राजस्थान समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, खबर बालोतरा से है, जहां बालोतरा जिला शिक्षा सशक्तिकरण कार्यक्रम यानी DBET का शुभारंभ समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान भजनलाल शर्मा, सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर उपस्थित रहे। आपको बता दें, इस दौरान CM ने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। की बेटियों को आगे बढ़ाने का अवसर जो देगा, यह मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे गौरवशाली भूमि में आने का और आप सबसे रूबरू होने का कार्यक्रम मेरा बना है। आज जब मैं आया हूं तो मुझे सिवाना के दुर्ग और यहां के वीरों के शौर्य और पराक्रम का स्मरण हो रहा है, जिनका इतिहास स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। बालोतरा अपनी औद्योगिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विशेषताओं के लिए जाना जाता है। यहाँ का हस्तशिल्प, आभूषण, पारंपरिक परिधान बड़े प्रसिद्ध हैं और लूड़ी नदी इस क्षेत्र में खूबसूरती से चार चांद लगाती है। और अब तो आपने देखा, आपका बालोतरा रिफाइनरी के लिए पहचान बन रहा है। ये 55 एशिया की दूसरी सबसे बड़ी रिफाइनरी लगी है और इस रिफाइनरी का निर्माण अंतिम चरणों में है। जल्दी ही इसका कार्य भी प्रारंभ होने वाला है। इससे बालोतरा का विकास तो होगा ही, साथ ही यहाँ बड़ी तादाद में रोजगार के मौके भी पैदा होंगे। ये रिफाइनरी प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देगी। बालोतरा वस्त्र नगरी के रूप में पहचान रखता है। यहाँ के टेक्सटाइल उत्पादन जिले के पंचगौरव में शामिल है। मैं मित्रों, जो बालोतरा 60 वर्षों से कपड़ा उद्योग में अग्रणी है और हजारों कपड़ा फैक्ट्रियों के साथ देश का प्रमुख टेक्सटाइल हब बना है, वही बालोतरा आज शिक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर अग्रणी बनने का संकल्प ले रहा है। यहाँ के कुशल कारीगर जिस प्रकार धागे को रंग बिरंगे सुंदर कपड़ों में परिवर्तित करते हैं, उसी तरह से शिक्षा हमारे बच्चों को प्रतिभा को निखार कर सुनहरा अवसर बनाएगी। मेरा मानना है कि शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है, जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है और यह सामाजिक बुराई का अंत भी करता है। मुझे बड़ी प्रसन्नता है, क्योंकि सबसे ज्यादा आवश्यकता अगर किसी व्यक्ति को होती है तो वो शिक्षा की होती है। हर काम के लिए शिक्षा एक माध्यम बनता है और इस काम को मोतीलाल ओसवाल फाउंडेशन द्वारा बालोतरा शिक्षा जिला शिक्षा संवर्धन परिवर्तन का कार्यक्रम के रूप में शिक्षा और कौशल के लिए महत्वपूर्ण काम किया जा रहा है। मैं ओसवाल फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं, क्योंकि यह नीम की ईंट मानी जाती है। जब व्यक्ति को, हमारी बेटी को, बेटे को शिक्षा मिलती है, उस शिक्षा के आधार पर उसका जीवन तय होता है और इसी शिक्षा के आधार पर उसके जीवन की इमारत खड़ी होती है। आपने जिस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में काम किया, अभी मैंने देखा था कि आपने सभी जगह शिक्षा के क्षेत्र में काम किया है। मित्रों, यह राजस्थान की पहचान है। यह राजस्थान की पहचान हमारे भामाशाहों के द्वारा है। जब महाराणा प्रताप को आवश्यकता पड़ी तो हमारे भामाशाह खड़े होकर के आए और उन्होंने महाराणा प्रताप से कहा कि आप चिंता मत करिए, किसी प्रकार धन की कमी नहीं आने देंगे, और वो भामाशाह आगे आए। आज मैं कह सकता हूं, ये हमारे राजस्थान भामाशाहों के नाम से जाना जाता है। उस परंपरा को माननीय मोतीलाल जी ओसवाल बनाए हुए हैं और बालोतरा में शिक्षा की अलग जगाने का काम कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, हमारे राजस्थान भाई जो प्रवासी भाई हैं, उन्होंने देश नहीं दुनिया में जो पहचान बनाई है, मैं आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से उन सभी प्रवासी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं। उन्होंने इस राजस्थान की मिट्टी की खुशबू देश में तो फैलाई, लेकिन दुनिया में भी फैलाने का काम किया है। और मुझे इस बात की खुशी है कि आज भी वो राजस्थान की धरती से जुड़े हैं, राजस्थान की संस्कृति से जुड़े हैं और राजस्थान के हर कार्यक्रम में वो अपनी सहभागिता निभाते हैं। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। मित्रों, इसमें घर घर सर्वे
ड्रॉप्ड आउट जिनका नामांकन नहीं हुआ, ऐसी बालिकाओं की पहचान की जाएगी और उनका विद्यालय में नामांकन भी किया जाएगा। इस कार्यक्रम का दायरा केवल शिक्षा तक ही नहीं है, बल्कि उन्हें रोजगार उन्मुखी बनाने तक भी है। जब हमारे पास इस तरह के भामाशाह हों, एक योजना देने वाले हों, योजना पर काम करने वाले हों, तो निश्चित रूप से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो सपने हैं वो कहते हैं कि मेरे 4 जातियां हैं, युवा, महिला, मजदूर, किसान। निश्चित रूप से मैं कहना चाहता हूं कि अगर इन 4 जातियों का भला होगा, वो कहते हैं कि 4 जातियां हैं, मेरा युवा है, मेरी महिला है, मेरा किसान है, मेरा मजदूर है। और मैं आपको यही कहना चाहता हूं, अगर इन चारों का अगर जीवन स्तर ऊपर उठेगा तो निश्चित रूप से राजस्थान का जीवन स्तर उठेगा, मेरे गांव का जीवन स्तर उठेगा, मेरी विधानसभा का जीवन स्तर उठेगा, मेरे जिले का उठेगा, मेरे प्रदेश का उठेगा और मेरे देश का उठेगा। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर दौसा से है, जहां कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट पहुंचे हुए हैं। इस दौरे पर वो पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, खुर्री कला में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। इस दौरान सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत में बिहार में वोटर लिस्ट को नए सिरे से तैयार करने के निर्वाचन आयोग के फैसले पर तीखा हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि चुनाव में केवल 2 महीने बचे हैं, ऐसे में 8 करोड़ वोटरों की सूची फिर से बनाना संदेह पैदा करता है। आयोग ने विपक्षी दलों के जवाब नहीं दिए। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर बिहार ही क्यों चुना गया, जबकि अन्य राज्यों में भी ये प्रक्रिया लागू की जा सकती थी। पायलट ने निर्वाचन आयोग से वोटर लिस्ट प्रक्रिया को पारदर्शी और सरल बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा 2003 के बाद माता पिता के प्रमाण पत्र की अनिवार्यता कई मतदाताओं के नाम से कट सकते हैं। इससे मतदाताओं का हक छीन सकता है। आयोग इसकी जवाबदेही तय करनी चाहिए। जो पूरा जिस जल्दबाजी में निर्वाचन आयोग ने कदम उठाया है, इससे बड़ा संदेह पैदा होता है और एक विपक्ष की पार्टियों का दल उनसे मिला, अपने सवाल पूछे, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब मिला नहीं। अब इतना जब कम समय रह गया है, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ी थी कि इतना लंबा चौड़ा कार्यक्रम हाथ में लेने का। और इस ज़माने में और 2003 के बाद शायद हर व्यक्ति को अपने माँ बाप के प्रमाण का पत्र लाना, ये अनिवार्यता जो दिखाई गई है, इससे बहुत सारे लोगों का जो वर्तमान में लिस्ट में है नाम कट सकता है। और लोकतंत्र की ये खूबी है कि हर एक व्यक्ति के एक एक वोट की कीमत होती है। एक भी व्यक्ति अगर वोट से वंचित रहता है तो वो उस भावना के खिलाफ है जो संविधान में लोकतंत्र के माध्यम से हमको दी गई है। इसलिए निर्वाचन आयोग ने जो किया है, इसकी क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों करना पड़ा। और बात ये नहीं है कि ये कानून के दायरे में है कि नहीं, बात यह है कि इतने कम समय में संभव है कि 2 महीने में आप 8 करोड़ लोगों की पहचान पत्र लाकर उनका दोबारा नाम डाल सकते हैं। तो कांग्रेस सहित तमाम दलों ने इस पर अपनी बात को रखा है और मुझे लगता है कि अगर इसमें लोगों को ये आशंका होती है कि उनका नाम कट जाएगा, तो मुझे लगता है इसमें निर्वाचन आयोग को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव निजी यात्रा पर पहुंचे। उन्होंने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत भी नहीं की। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को भी एयरपोर्ट जाने की पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे एयरपोर्ट पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो सामान्य रही और मंत्री सीधे अपने गंतव्य के लिए रवाना हो गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर बीकानेर से है, जहां आरएलडी सुप्रीमो अवाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसके बाद वो राष्ट्रीय लोकदल का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुई। वहीं आपको बता दें, इस सम्मेलन में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले। आपको बता दें, अवाना ने बताया कि ये सम्मेलन पार्टी की संगठनात्मक रणनीति, वैचारिक मजबूती और आगामी राजनीतिक दिशा में तय करने के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। सम्मेलन को आयोजित करने का जो मुख्य मकसद है वो ये है कि इसमें प्रदेश के 41 जिले भर के कार्यकर्ता शिरकत करेंगे और अभी हम जैसा जा रहे हैं हर जिले में,
जहाँ फीडबैक मिल रही है कार्यकर्ता साथियों की, एक मोटे तौर पे एक बड़ी बात निकल के आई है कि कार्यकर्ता साथी हमारे ये चाहते हैं, लगभग 30 जिलों का मैंने दौरा किया, वो ये चाहते हैं कि आगामी निकाय और पंचायत के चुनाव हमारी जो पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, जिसका चुनाव चिन्ह हैंडपंप है, उस बैनर पे लड़ें और अपने दम पे हम चुनाव लड़ें। तो ये प्रस्ताव हम उस दिन उस सम्मेलन में, जो राज्य स्तरीय सम्मेलन होगा, उसमें हम प्रस्ताव पास भी करेंगे और माननीय जयंत चौधरी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनसे हम ये कहेंगे कि हम आगामी चुनाव निकाय और पंचायत के अपने दम पे, अपने चिन्ह पे लड़ना चाहते हैं। अब रुक करते हैं अगली खबर की। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जोधपुर दौरे पर हैं, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मानहानि के केस वापस लेने की बात कही। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अपराध किया है और उसके लिए वो क्षमा मांगते हैं। मेरी माता जी के प्रति अपराध किया गया तो उसके लिए मैं क्षमा मांग रहा हूँ। आजादी के बाद वो भारतवर्ष जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं बना, बल्कि वो भारतवर्ष जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र देश भी था। गला घोटते हुए देश में 26 जून 1975 को आपातकाल लागू कर दिया गया। 25-26 की उस मध्य रात्रि को एकाएक देश में आपातकाल लागू करके देश में सारे मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया, गला घोट दिया गया और इस तरह से संविधान की हत्या उस दिन हुई। जिस संविधान को हमने लाखों बलिदानों के बाद में हासिल किया था, अंगीकार किया था, वो संविधान उस दिन अपनी व्यक्तिगत आकांक्षा और सत्ता लोलुपता की भेंट चढ़ा दिया गया। हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया और उसके बाद में प्रेस के सारे, आज अभिव्यक्ति की आजादी की बात करने वाले, प्रेस के गला घोटने की बात करने वालों की सरकार ने सारे प्रिंट मीडिया के, उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नहीं था, लेकिन प्रिंट मीडिया के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन काट दिए गए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर अजमेर से है, जहां मुहर्रम से पहले पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस लगातार सड़कों पर गश्त लगाए बैठी है। वहीं उपाध्यक्ष ने आदेश देते हुए कहा कि कानून व्यवस्था बिगड़ी तो तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सुरक्षा को लेकर कोई भी लापरवाही जो है वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके साथ ही ये कार्रवाई शरारती तत्वों के खिलाफ की जाएगी। आपको बता दें, जहां जहां संवेदनशील इलाके हैं, जो संदिग्ध लोग हैं जिन पर पुलिस को शक है, वहां उन पर पुलिस द्वारा खास नजर रखी जा रही है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पुलिस के बेड़े में शामिल हुई 15 बोलेरो गाड़ियों को एसपी हरी शंकर ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय से हरी झंडी दिखाकर रवाना कर दिया। आपको बता दें, 15 गाड़ियों में से 10 गाड़ियां अलग अलग थानों में और 5 गाड़ियों को अन्य व्यवस्थाओं में लगाया जाएगा। वहीं इसे लेकर एसपी हरी शंकर ने कहा कि वाहनों में हुई बढ़ोतरी से गश्त और कानून व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। साथ ही आपात परिस्थितियों में शीघ्र पहुंच राहत भी दी जा सकेगी। वहीं थानों में नफरी की कमी के सवाल पर उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत कराया गया है। उम्मीद है शीघ्र समस्या का हल किया जाएगा। पुलिस मुख्यालय जयपुर के द्वारा जिला हनुमानगढ़ पुलिस को 15 गाड़ियां अभी कुछ दिनों में अलॉट की गई हैं। उसी संदर्भ में पिछले 6 महीने में 40 गाड़ियां समय समय पर आवंटित की गई हैं, जो विभिन्न थानों और चौकियों में आवंटित कर दी गई हैं। आज ये 15 गाड़ियां हैं, इनकी भी रवानगी थानों और चौकियों और जो संबंधित ऑफिसेस हैं उनमें रवानगी की जा रही है। निश्चित ही ये पुलिस व्यवस्था में गश्त प्रणाली और जो रेस्पॉन्स टाइम है उसमें अच्छा खासा इसमें परिवर्तन आएगा और एक सकारात्मक पुलिसिंग। पीएचक्यू से पत्राचार किया जा चुका है और जो आगामी भर्तियां हैं उसमें कार्रवाई की जाएगी। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां विकास प्राधिकरण की ओर से जोधपुर शहर की जनता को राहत देने के लिए करीब 3100 भूखंडों का अलग अलग योजनाओं के तहत लॉटरी द्वारा आवंटन किया गया है। इस दौरान राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल ने मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर में लॉटरी निकाली। आयोजित लॉटरी में आवेदन करने वाले सभी आवेदक काफी उत्साहित नजर आए। वहीं कैबिनेट मंत्री का कहना है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश में विकास हो रहा है। आपको बता दें कि जोधपुर प्राधिकरण अलग अलग योजनाओं के जरिए लोगों को भूखंड उपलब्ध करवाती है।
करना है। सभी में जेडीए पूरा प्रयास कर रहा है कि सारी जन सुविधाएं उपलब्ध हो, बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट, सीवरेज लाइन वगैरह वगैरह। और जेडीए जिन स्कीमों को लॉन्च करता है उसमें व्यक्ति को मालिकाना हक बहुत ही स्पष्ट रूप से मिलता है, जिसको सभी कानून और न्यायालय मान्यता देते हैं। और उस स्कीम में जेडीए स्वयं सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने का पूरा प्रयास करता है। काफी लंबे समय से जेडीए जितनी भी हमारी योजनाएं हैं जो जेडीए द्वारा लॉन्च की गई है उसमें सुविधाएं बढ़ाने का पूरा प्रयास कर रहा है। कई कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई, लेकिन जेडीए का प्रयास है कि वो सब कॉलोनियां पूर्ण रूप से विकसित हो और कॉलोनी में रहने वालों को अपना पूरा हक और सुविधा मिले। और इसी के लिए मैं जेडीए के अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि हमारी स्कीम की पैठ और लोग तभी आकर्षित होंगे जब हमारे स्कीम में सभी सुविधाएं समय पर जनता को उपलब्ध हो जाए। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां जिले के नजदीक ग्राम दयालपुरा में खेत में रास्ता नहीं होने की वजह से बिना मां बाप के 4 बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। उन बच्चों के साथ साथ अन्य ग्रामीण भी अपने काम पर नहीं जा पा रहे हैं। ये बिना माँ बाप के बच्चे अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, वहीं रिश्तेदार इनको पढ़ाते हैं, लेकिन रास्ता नहीं होने की वजह से ये बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। रास्ता खुलवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है, जिसमें बताया गया है कि ग्राम दयालपुरा में हमारी खातेदारी की खेत खसरा है। ज्ञापन देने वालों में राजूराम, मनोज हीरा, छोटी अंजू, हेमलता, सोनी कुमारी, बिमला सहित कई अन्य लोग मौजूद हैं। जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा जारी है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और बाकी है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर कुंभलगढ़ से है, जहां दुर्ग में मुहर्रम पर्व के विरोध को लेकर जिला और स्थानीय पुलिस प्रशासन के अलावा विधायक सुरेंद्र सिंह राठौर के साथ हिंदू संघर्ष समिति की सफल वार्ता हुई। वार्ता के बाद ये तय किया गया कि आगे की गतिविधि और धार्मिक आयोजन प्रशासन के दिशा निर्देश पर तय होंगे। इस दौरान एडीएम नरेश बुनकर, एसडीएम आकांक्षा दुबे, तहसीलदार बाबूलाल नारनौलिया सहित हिंदू संघर्ष समिति के अन्य सदस्य जो हैं वो मौजूद रहे। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर डिडवाना से है, जहां निजीकरण के विरोध में बीमा कर्मियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सभी कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी भी की। इस दौरान संयुक्त मंच के आह्वान पर 9 जुलाई को एक दिन की राष्ट्रव्यापी आय हड़ताल का आह्वान किया गया। वहीं हड़ताल के 17 सूत्रीय मांग पत्र में बीमा क्षेत्र और अन्य सार्वजनिक संस्थानों के निजीकरण को रोकने के लिए एफडीआई वृद्धि का विरोध किया गया। आपको बता दें, इस अवसर पर किशन मीणा, हेमंत मीणा, सौरभ तिवारी और आशीष शर्मा सहित शिवराज सिंह सहित कई कर्मचारी जो हैं वो मौजूद रहे। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और बाकी है। अभी तो ली अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। नई भर्ती प्रक्रिया शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा जारी है। अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर जोधपुर से है, जहां राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष विजया राहरकर जोधपुर प्रवास पर रही। इस दौरान सर्किट हाउस में बीजेपी के नेताओं से उन्होंने मुलाकात किया। वहीं उन्होंने बताया कि महिला के प्रति जब तक घटिया सोच नहीं बदलती तब तक समानता की बात नहीं कर सकते। सरकार और कानून अपनी ओर से पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन महिलाओं को लेकर जब तक घटिया मानसिकता नहीं बदलती है, महिलाओं की प्रगति में बाधा आती रहेगी। तो महिला आयोग अध्यक्ष ने जोधपुर का दौरा किया। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने ये बयान दिया। आज कोई राजनीतिक बात ठीक नहीं मिली।
राजस्थान में महिलाओं को किसी भी थाने में सूचना आती है कि महिलाओं को सुने नहीं देते हैं, उसको लेकर आप क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये बात कहूँगी कि अगर हमारे पास कोई संख्या अपराधियों की बढ़ती है तो वो रिपोर्ट करने का अभी हिम्मत भी महिलाओं में आ रही है। ये कहीं की भी बात है, एक जगह की है, पर अब रुक करते हैं अगली खबर की। खबर गंगापुर से है, जहां सिटी में घर घर कचरा संग्रहण कार्य पूरी तरह से ठप हो गया है। वेतन नहीं मिलने के कारण और टीपर पर संचालकों ने हड़ताल कर दी है। वहीं नगर परिषद ने घर घर कचरा संग्रहण का काम नगेंद्र राय प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा है। कंपनी लगभग 20 ऑटी टीपर के माध्यम से शहर में सफाई कार्य करवाती है। नगर परिषद के पास बजट की कमी के कारण पिछले 8 महीनों से कंपनी के बिल पास नहीं हो रहे हैं। कंपनी के प्रतिनिधि राजवीर सिंह ने बताया कि उन्होंने कर्मचारियों को 3 महीने का वेतन अपने स्तर पर दिया है, लेकिन अब भी 5 महीने का वेतन बकाया है। नगर परिषद ने भुगतान न मिलने के कारण वो कर्मचारियों के वेतन जो है वो नहीं दे पा रहे हैं। वहीं ऑटी टीपर कर्मचारियों ने बताया कि 5 महीने से वेतन नहीं मिलने से उन्हें आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें, बजट की कमी से कर्मचारियों का वेतन जो है वो नहीं दिया गया है। पिछले 8 महीने से वेतन का बकाया है, जबकि 3 महीने का वेतन किसी तरह मैनेज करके दिया गया है। 5 महीने का वेतन अभी भी बाकी है। तो फिलहाल राजस्थान समाचार में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार।